हेलो दोस्तों, नीट गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहाँ से हमारी नई यूनिट शुरू होती है जो कि है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम अपने बारे में पढ़ते हैं, यानी ह्यूमंस के बारे में, और यहाँ पे हम अपने ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इसी वजह से हमें ये बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। ठीक, तो पहला चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी जब पहले इस यूनिट से हमारा परिचय कराता है तभी उसने 2-3 बातें ऐसी बताई हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो कि हम नोट कर लेंगे। ठीक, तो पहली चीज़ एनसीईआरटी ने बताई है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के बारे में। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होता है? जब हम बायोलॉजी में फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं, यानी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बायोलॉजी पढ़ते हैं, तब हम उसे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। फिर हर चैप्टर की शुरुआत में एनसीईआरटी एक साइंटिस्ट का जिक्र करता है। यहाँ पे जो साइंटिस्ट हमें जानने हैं वो हैं अल्फोंसो कॉर्टी। अल्फोंसो कॉर्टी जो हैं वो एक इटालियन एनाटॉमिस्ट थे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इन्होंने ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की डिस्कवरी की थी। ऑर्गन और कॉर्टाई एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह दिखता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप से कुछ देखने में होता है और ये हमारे कानों में पाया जाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। अभी फ़िलहाल आप इतना ही याद रखिए कि इन्होंने और अल्फोंसो कॉर्टी ने ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की डिस्कवरी की थी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फूड के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको पता है जो ह्यूमन की या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 3 चीज़ें, रोटी, कपड़ा और मकान, जो आप कहते हैं सिंपली। ठीक, तो जो रोटी होती है वो फूड को सिग्निफाई करती है। तो फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड। ठीक, फूड में 2 कंपोनेंट पाए जाते हैं। पहला है मेजर कंपोनेंट और दूसरा है माइनर कंपोनेंट। तो जो मेजर कंपोनेंट होता है, ये मेजर इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है और हम ज़्यादा मात्रा में इसको लेते भी हैं। तो मेजर कंपोनेंट में कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है और फैट आ जाता है। माइनर कंपोनेंट में हमारे पास विटामिन और मिनरल होते हैं, इनकी ज़रूरत हमें कम पड़ती है। ठीक, तो 2 कंपोनेंट हो गए हमारे फूड के, मेजर और माइनर। अब बात आती है कि फ़ूड की ज़रूरत क्या है। तो फूड हमारे लिए ज़रूरी होता है एनर्जी के लिए। हमें एनर्जी चाहिए होती है फूड से, और एनर्जी का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो ग्रोथ में और रिपेयरमेंट ऑफ टिश्यू। जो हमारे टिश्यूज़ हैं उनके रिपेयरमेंट में और ग्रोथ में एनर्जी का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जो वाटर होता है उसकी भी ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा होती है। वाटर जो होता है ये इम्पॉर्टेंट रोल इसका होता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब जो हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और साथ ही साथ ये हमारे डिहाइड्रेशन बचाता है, प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन लिखा हुआ है। तो हमारे बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं एक सिंपल सी डिफिनेशन में कि डाइजेशन की एक सिंपल डिफिनेशन क्या हो सकती है। ठीक, तो जो डाइजेशन होता है, सिंपली समझिए, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को हम सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में चेंज कर देते हैं, इसी को डाइजेशन कहा जाता है। तो मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड है हमने उसको तोड़ा और सिंपल और एब्जॉर्बेबल मतलब जो खाना हमारा है वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब भी होना चाहिए, तो इस तरह का होना चाहिए। तो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हमने चेंज कर दिया फूड को, यही डाइजेशन होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास प्रोटीन है, तो प्रोटीन डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हम। प्रोटीन को हम पहले चेंज करेंगे अमीनो एसिड में। तो प्रोटीन से अमीनो एसिड का बनना क्या हो गया? डाइजेशन हो गया। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि स्टार्च। मान लीजिए जो आप रोटी खाते हैं, रोटी में स्टार्च होता है। अब स्टार्च को हमने तोड़ दिया ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज को हम एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं हमारी बॉडी। तो ये क्या हो गया? डाइजेशन हो गया। फिर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स हैं जिसमें मेनली शुगर, बेस और फॉस्फेट होते हैं, और इन्हीं तीनों कंपोनेंट में हम न्यूक्लिक एसिड को तोड़ देते हैं। तो ये भी एक डाइजेशन हो गया। तो डाइजेशन के 2-3 एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, वो आप उससे आप अच्छे समझ जाएंगे। ठीक, तो एक डिफिनेशन आपको पता चल गई डाइजेशन क्या होता है। अब आगे चलते हैं। अब अगली चीज़ है कि डाइजेशन की ज़रूरत क्या है। तो डाइजेशन की ज़रूरत इसलिए है कि मान लीजिए कि ये रोटी है। ठीक, ये रोटी है एक। अब ये रोटी आप डायरेक्ट खा तो सकते हैं, आप खा लीजिए, लेकिन आपकी बॉडी डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकती इसको।
इस रोटी में स्टार्च होता है, हम स्टार्च निकालेंगे और उसको ग्लूकोज में बदलेंगे, फिर ग्लूकोज यूज़ करेंगे। डायरेक्ट इस रोटी को यूज़ करके हम एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं और इसीलिए डाइजेशन की ज़रूरत होती है। यानी कि बिकॉज आवर बॉडी कांट यूज़ द फूड इन दैट फॉर्म विच वी ईट, जिस फॉर्म में जिस तरीके से हम फूड खाते हैं उसी हिसाब से हम यूज़ नहीं कर सकते उस फूड को। ठीक, रोटी के फॉर्म में हम फूड को यूज़ नहीं कर सकते हैं, स्टार्च के फॉर्म में फूड को यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम ग्लूकोज के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो जिस फॉर्म में हम खाते हैं फूड को उस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए हमें डाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब डाइजेशन एक मैकेनिकल प्लस बायोकेमिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल मतलब ऐसा काम जो फिजिकल होता है, जैसे आप हाथ पैर चला के कोई काम करते हैं उसे मैकेनिकल कहते हैं। तो डाइजेशन के समय मसल्स जो होती हैं हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, यानी सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, रिलैक्स होती हैं। तो ये हो गया एक तरह का मैकेनिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल यानी रिएक्शंस के बारे में बात हो रही है। तो ये दोनों प्रोसेस है, इसमें मैकेनिकल वर्क भी है और जो रिएक्शंस चल रही है यानी बायोकेमिकल काम भी है। तो डाइजेशन इज़ मैकेनिकल प्लस बायोकेमिकल मेथड। ठीक, दोनों याद कर लीजिएगा इसको। अच्छा, आपको PDF चाहिए होगा तो वो मिल जाएगा वेबसाइट पे। ठीक, अब डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास दो पार्ट है पढ़ने के लिए। पहला है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल जो है इसमें हमारा ईसोफेगस आ जाता है, जिसको आप फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सब एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। ठीक, जो एसोसिएटेड ग्लैंड है इसमें डाइजेशन से रिलेटेड जो भी ग्लैंड है, जैसे हमारा लीवर हो गया जो कि हमें बाइल देता है, पैंक्रियाज हो गया जिससे हमें पैंक्रियाटिक जूस मिलता है। तो लीवर और पैंक्रियाज जो हैं वो एसोसिएटेड ग्लैंड के एग्जांपल हैं। तो हमारे पास दो पार्ट है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला है हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इसमें दो ओपनिंग होती है। जो एंटीरियर ओपनिंग होती है उसको माउथ कहते हैं, जो पोस्टीरियर ओपनिंग होती है उसको एनस कहते हैं। माउथ से हम खाना खाते हैं और एनस से हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। तो एलिमेंट्री कैनाल की दो ओपनिंग, माउथ और एनस। अब एक सिंपली ग्लांस में आप अच्छे से इस फिगर को देख लीजिए। अभी इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं पढ़ाऊँगा आपको सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। तो अभी आप सिंपली इसको देख लीजिए एक बार फिगर को, जैसे आपके दिमाग में एक बार इसकी प्रिंट रहे एक बार। तो यहाँ फिगर में आपको क्या दिखाया गया, यहाँ पे ओरल कैविटी दिखाई गई है। ओरल कैविटी यानी बकल कैविटी, जिसमें आपके दांत और जीभ होती है, उसको ओरल कैविटी कहते हैं। फिर पैरोटिड ग्लैंड दिखाया गया है यहाँ पे, फेरिंग्स दिखाया गया है, फिर माउथ आपका मुंह दिखाया गया है, फिर सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड्स दिखाए गए हैं। ये दोनों ग्लैंड जो होते हैं वो सलाइवा सेक्रेट करते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे लिखिएगा नहीं आप, आगे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जब आप पढ़ने लगेंगे तो वहाँ पे आपको सब पता चल जाएगा। तो अभी आप सिंपली समझ लीजिए कि क्या क्या कहाँ पे है, क्योंकि एनसीईआरटी का फिगर है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। फिर यहाँ पे आपको ईसोफेगस दिखाया गया है। अब जब स्टमक के जो ऊपर का पार्ट होता है इसको हम थोरैक्स रीजन कहते हैं। ये जो मैंने दो रेड लाइन खींची है, इस दोनों के बीच का पार्ट जो ये सारा होता है ये थोरैक्स रीजन है। THORAX लिख लीजिएगा। इसके नीचे जो पार्ट है उसको एब्डोमेन रीजन कहते हैं। ठीक, तो अब हम आते हैं एब्डोमेन रीजन पे। तो ये हमारा है एब्डोमेन रीजन। एब्डोमेन रीजन में आपको लीवर दिखाया गया है, गॉल ब्लैडर लीवर के अंदर होता है, फिर स्टमक यहाँ पे है, पैंक्रियाज, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है पैंक्रियाज के बाद। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं। पहला डुओडेनम यहाँ दिखाया गया है, इलियम आपको यहाँ पे दिखाया है और जेजुनम यहाँ पे दिखाया गया है। तीन पार्ट ये स्मॉल इंटेस्टाइन के हो गए। फिर लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, उसके चार पार्ट होते हैं। पहला ये है सीकम, फिर है कोलॉन और फिर उसके बाद यहाँ पे रेक्टम और आखिरी में एनस। अच्छा, सीकम से निकलने वाला एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स दिखाया गया है। ये एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल मतलब जिसका हमारी बॉडी में काम कोई नहीं रह गया है, सिर्फ ये रह गया है, अभी ये धीमे धीमे करके इवोल्यूशन के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है। इसी तरह तीन चार चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास टेल बोन पाई जाती है, जबकि हमारे पास पूँछ है नहीं, तो पूँछ की बोन का कोई काम नहीं है, लेकिन अभी वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में वो हैं। वो धीमे धीमे ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये आ गया पहला हमारा एलिमेंट्री कैनाल।
तो एलिमेंट्री कैनाल मैंने एक चीज़ तो बताई थी कि दो ओपनिंग माउथ और एनस, दो ओपनिंग होती है इसमें। अब कोई भी खाना आप माउथ के थ्रू खाएंगे तो पहले आपको वो बक्कल कैविटी में जाएगा, या जिसको आप ओरल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी आप मुंह खोलिएगा कभी कभी तो दिखेगा आपको दो चीज़ें बक्कल कैविटी में, टीथ और टंग, दो चीज़ें दिखेंगी, दांत और जीभ। हाँ, अब एक एक करके ये दोनों चीज़ें हमें पढ़नी है पहले। तो पहले हम पढ़ते हैं टीथ। टीथ के बारे में बेसिकली दो तीन ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि पहला है थीकोडोंट, दूसरा डाइफायोडोंट और तीसरा हेट्रोडोंट। इन तीनों वर्ड का मतलब समझ लेंगे तो टीथ आपका ख़त्म हो गया, मतलब टीथ का टॉपिक ख़त्म हो गया। तो पहले आते हैं थीकोडोंट पे। थीकोडोंट मतलब क्या होता है कि जो हमारा टीथ होता है वो एक सॉकेट में होता है। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। एम्बेडेड मतलब धंसा हुआ। तो हमारा टीथ जो होता है वो जॉ बोन के सॉकेट में धंसा हुआ होता है, और इस टाइप के अटैचमेंट को ही हम थीकोडोंट का नाम देते हैं। ठीक, तो हमारा हमारा टीथ जो है वो सॉकेट में धंसा हुआ होता है, इसको हम थीकोडोंट बोलते हैं। तो एक वर्ड आपने पढ़ लिया। दूसरा वर्ड है डाइफायोडोंट। तो डाइफायोडोंट क्या होता है कि हमारे जो टीथ हैं वो दो सेट के निकलते हैं। पहला सेट जो होता है उसको देखिए, टू सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। पहला सेट जो होता है उसको हम टेम्पोररी टीथ कहते हैं, या मिल्क या डेसिडुअस टीथ कहते हैं। याद रखिएगा, मिल्क या डेसिडुअस, जिसको आप दूध का दांत कहते हैं। तो सारे दूध के दांत जब गिर जाते हैं तो हमारा दूसरा सेट टीथ का निकलता है, जिसको हम परमानेंट टीथ कहते हैं या एडल्ट टीथ कहते हैं। ठीक, तो हमारे पास दो सेट होते हैं दांत के, इसीलिए हमको डाइफायोडोंट कहा। डाई मतलब होता है दो, तो इसीलिए हमको डाइफायोडोंट कहा जाता है। ठीक, तो ये मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स की बात हो रही है। ठीक, तो डाइफायोडोंट होता है इसमें। अब तीसरा वर्ड हम समझते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रो मतलब होता है अलग अलग। तो हमारे पास चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, इसीलिए हमको हेट्रोडोंट कहा जाता है। हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। कितने डिफरेंट टाइप, यानी चार डिफरेंट टाइप यहाँ पे। पहला है इंसीजर, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा कैनाइन, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है प्रीमोलर, और चौथा है मोलर। तो ये चार तरह के दांत पाए जाते हैं हमारे पास। तो हमने टीथ का मेजोरिटी पार्ट पढ़ लिया। अब अगली चीज़ जो टीथ में पढ़नी है वो है डेंटल फार्मूला। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेंटल फार्मूला पहले शो क्या करता है ये बहुत ज़रूरी है। डेंटल फार्मूला जो होता है वो ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जा का टीथ अरेंजमेंट शो करता है। तो आधे जॉ का रिप्रेजेंट करता है ये। आधे जॉ का मतलब, मान लीजिए ये हमारा पूरा जॉ है, एक ऊपर या नीचे का जबड़ा है, अब पूरे दांत लगे हुए हैं हर जगह। ठीक, तो ये आधे का शो करता है, या फिर मान लीजिए इसी साइड का शो करेगा या दूसरे साइड का। मान लेते हैं हम इस साइड का शो किया। ठीक, तो हाफ अरेंजमेंट ये शो करता है। अब जो ये डेंटल फार्मूला है ये किस ऑर्डर में होता है, तो ये आई सी पी एम और पी के ऑर्डर में होता है। यानी इंसीजर पहले दिखाएगा, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और फिर मोलर। यहाँ पे एम लिखा रहेगा, गलती से पी लिख गया है, यहाँ पे एम लिख लीजिएगा। आई सी पी एम और एम। अब डेंटल फार्मूला होता क्या है, 2123/2123। तो ये आधे को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ऊपर आप जोड़िए 2+1+2+3, तो ऊपर आ जाएगा 8। अब 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको पूरा 16 दांत मिलेगा, ऊपर वाले जॉ का या नीचे वाले किसी एक जॉ का। ठीक, अब 16+16 आप करेंगे तो टोटल 32 दांत आपके आ जाएंगे। अब ये चीज़ आप फिगर से समझिए तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने फिगर यहाँ पर रखा है ये। अब यहाँ से अच्छे से आपको डेंटल फार्मूला समझ में आएगा। यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं तो आधा जॉ बट गया, आधा जॉ इधर लेफ्ट साइड का और आधा राइट साइड का। अब मान लीजिए हम इस साइड का कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंसीजर आपको दिखाए गए कितने हैं, 2। कैनाइन 1 दिखाया गया है, प्रीमोलर 2 दिखाए गए हैं, और मोलर 3 दिखाए गए हैं। अब आप अपने आप लिख लेंगे फार्मूला, 2 1 2 और 3। ये फार्मूला हो गया आपका 2123/2123। तो इस फिगर से आपको आसानी समझ में आ गया इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर का जो अरेंजमेंट होता है वो 2123 के फॉर्म में होता है। यहाँ पे आपको सॉकेट भी दिखा गया है, सॉकेट ऑफ जॉ बोन। ठीक, तो ये फिगर एनसीईआरटी का है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब एक और चीज़ बच गई है टीथ में, इनेमल के बारे में। तो जो हमारे पास टीथ होता है उसमें हमारी बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस पाया जाता है, जिसको हम इनेमल कहते हैं।
जो आपको वाइट कलर का टीथ का ऊपर पार्ट दिखता है उसको हम इनेमल कहते हैं। वो सबसे हार्ड सब्सटेंस है, हार्ड च्यूइंग सरफेस, जहाँ से हम खाने को चबाते हैं। और मेस्टिकेशन यानी मिक्स करने में, फूड को सलाइवा से मिक्स करने में काम आता है। तो हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ इज मेड अप ऑफ इनेमल, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा टीथ खत्म होता है। अब टीथ हो गया, अब हमारे पास दूसरी चीज़ बची टंग। टंग टंग तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, थोड़ा सा याद करना है इसके बारे में आपको। तो टंग देखते हैं। टंग इज़ अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। फ्री होती है, पहली बात तो फ्रीली मूव कर सकती है, और मस्कुलर ऑर्गन होती है यानी मसल से बनी हुई होती है। और फिर जो टंग होती है हमारी, वो हमारे ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच होती है। फ्लोर मतलब ज़मीन, यानी आप नीचे वाले हिस्से कह सकते हैं, फ्लोर से अटैच होती है बाई अ स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रेनुलम। फ्रेनुलम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझ लीजिए आपकी नीट के लिए। तो आपकी जो जीभ होती है वो ओरल कैविटी के फ्लोर से फ्रेनुलम के द्वारा अटैच होती है, ठीक। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज़ स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेपिली। जब आप कभी जीभ खोलते होंगे, देखा होगा आपने ध्यान से, तो आपको छोटे छोटे दाने दिखाई देते होंगे जीभ पे, उनको पेपिली कहा जाता है। पेपिली क्या होता है कि इनमें, पेपिली में टेस्ट बड होती हैं जिससे आपको स्वाद मिलता है, तो दे हैव टेस्ट बड। तो दो वर्ड आपको जरूर याद करना है, फ्रेनुलम और पेपिली। और हमारी जीभ जो होती है ये मस्कुलर ऑर्गन होती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा टंग का टॉपिक भी ख़त्म होता है। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम मान लीजिए कुछ आपने खाया, कोई भी खाना आपने खाया, एक रोटी आपने खाई, तो वो सबसे पहले आपके ओरल कैविटी में जाएगी, ठीक। मैं और बड़ा कर देता हूँ इसको। सबसे पहले ओरल कैविटी में जाएगी, ओरल कैविटी से वो एक स्ट्रक्चर में जाएगी जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स में जाएगी ओरल कैविटी के बाद। फेरिंग्स क्या होता है, ये कॉमन पासेज होता है फूड एंड एयर के लिए। मतलब ये एक जगह होती है जहाँ से फूड और एयर दोनों पास होती है। तो हमारे पास दो नली होती है, एक पाइप होती है फूड की, एक वो एयर की, जिसको आप फूड पाइप जो होती है उसको ईसोफेगस कहते हैं। एयर के लिए जो पाइप होती है उसको विंड पाइप कहते हैं। तो ईसोफेगस और विंड पाइप दोनों जाके फेरिंग्स में खुलती है। अब दोनों को खिलने का एक प्रॉब्लम है, अगर दो पाइप एक जगह खुल सकती हैं तो जो भी उसमें गिरेगा वो दोनों पाइप में जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पे एक ये पाइप है, और यहाँ पे ये फेरिंग्स है हमारा, और यहाँ पे दो पाइप लगी हुई हैं। तो कोई भी चीज़ आप फेरिंग्स में डालेंगे तो वो विंड पाइप में भी जा सकता है और खाने वाली पाइप में भी जा सकता है। तो इसीलिए एक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी ने बनाया है जिसको कहते हैं आप एपिग्लॉटिस। ये देखिए यहाँ पे एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक दरवाजे की तरह है। जब आप खाना खाते हैं तो ये दरवाज़ा क्या करता है, विंड पाइप को क्लोज कर देता है। ये मैंने विंड पाइप दिखाई हो, एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस एक फ्लैप है, कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप, जो कि जब आप खाना खाते हैं तब विंड पाइप को क्लोज कर देता है कि आपका खाना जो है वो विंड पाइप में ना चला जाए। और इसी वजह से कभी कभी पानी पीते समय आपको खांसी आ जाती है और नाक से पानी गिरने लगता है, क्योंकि एपिग्लॉटिस का जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो पानी पीते रहते हैं वो नाक में चला जाता है, ठीक। तो विंड पाइप हमारे लिए है, विंड पाइप पे हमारे लिए एपिग्लॉटिस है। तो ये चीज़ आप यहाँ से पढ़ लीजिए। ये देखिए लिखा हुआ है द ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी विंड पाइप, विंड पाइप को ये ट्रैकिया कहते हैं। ओपन इनटू फेरिंग्स, दोनों फेरिंग्स में खुलती हैं। तो एक कार्टिलेज का फ्लैप लगा दिया गया है। ये नीट में पूछा जा चुका है कि एपिग्लॉटिस किससे बना होता है, तो कार्टिलेज से बना होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। एपिग्लॉटिस इज कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है, जो दरवाजे का वो है, मतलब जो विंड पाइप का मुंह है उसको ग्लॉटिस कहते हैं। ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग swallowing, जब आप चीज़ों को निगलते हैं। तो ये हो गया आपका फेरिंग्स। अब हम आगे चलते हैं। जब हम फेरिंग्स से निकलेंगे तो हम पहुंचेंगे स्टमक में, ठीक। तो हम फेरिंग्स से निकलते हैं, ईसोफेगस में जाते हैं। ईसोफेगस जो हमारी नली है, खाने वाली फूड पाइप, उसके थ्रू हम स्टमक में पहुंचते हैं। तो अब स्टमक पढ़ेंगे। स्टमक इज़ अ जे शेप्ड बैग। स्टमक जो है वो जे शेप का होता है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कुछ जे तरह का, ठीक। तो स्टमक इज़ अ जे शेप्ड बैग। अब यहाँ पे भी एक दरवाज़ा होता है। जैसे मान लीजिए ये स्टमक है, तो इस जगह पे, यहाँ पे
इस जगह पे, एक सेकंड, इस जगह पे आपको एक दरवाज़ा मिलेगा जो कि जो हमारी खाने वाली पाइप है यानी फूड पाइप, उससे कितना खाना अंदर आएगा स्टमक में एक बार में वो रेगुलेट करता है। तो ईसोफेगस पे जो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में जो दरवाज़ा होता है उसे इंस्फिक्टर कहते हैं। इंस्फिक्टर एक तरह का ऐसा दरवाज़ा होता है जो दोनों साइड को खुलता है। जैसे आपके घर घर के दरवाजे होते हैं वो जनरली एक साइड को खुलते हैं, या फिर बाहर को ही खुलेगा या अंदर को, लेकिन यहाँ इंस्फिक्टर जो लगा होता है वो दोनों तरफ खुलता है। ये चीज़ अभी लिखी होगी, आप पढ़िएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो इंस्फिक्टर होता है उसका नाम है गैस्ट्रो ईसोफेगियल इंस्फिक्टर। तो यहाँ पे एक इंस्फिक्टर दरवाज़ा लगा होता है, वो रेगुलेट करता है कि कितना खाना ईसोफेगस यानी फूड पाइप से हमारा स्टमक में जाएगा। ये चीज़ आप यहाँ पे पढ़ लीजिए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अ मस्कुलर इंस्फिंक्टर, यहाँ इंस्फिंक्टर लिखा हुआ है जो कि एक साथ लिख गया, अलग अलग कर लीजिएगा। मस्कुलर इंस्फिंक्टर, जिसको आप गैस्ट्रो ईसोफेगियल इंस्फिक्टर कहते हैं, रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू स्टमक। स्टमक में कितना खाना जाएगा ये चीज़ वो रेगुलेट करता है, ठीक। अब स्टमक की लोकेशन देख लेते हैं। तो जो स्टमक है लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट, एक सेकेंड, लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। मैंने कहा था ना जहाँ से आपका स्टमक शुरू होगा उसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहेंगे। तो ये अपर लेफ्ट को पोर्शन में लोकेटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी में। और इसके 4 मेजर पार्ट होते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड होता है स्टमक। पहला पार्ट है कार्डियक पोर्शन, फिर उसके बाद फंडिक, फिर उसके बाद पाइलोरिक, और एक है बॉडी पोर्शन। यहाँ पे ये है बॉडी पोर्शन। तो कार्डियक, फंडिक, बॉडी और पाइलोरिक 4 पोर्शन है। जो ईसोफेगस होती है यानी फूड पाइप, वो कार्डियक वाले पोर्शन में ओपन होती है। ये चीज़ याद कीजिएगा, ओपन्स, ईसोफेगस ओपन्स इनटू कार्डियक पोर्शन। कार्डियक वाले पोर्शन में ईसोफेगस ओपन होती है। तो ये चीज़ हम फिगर में देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। तो ये आपको चारों पार्ट यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। पहला ये फंडिस पार्ट जो एकदम ऊपर है, और कार्डियक पार्ट जहाँ पे हमारी ईसोफेगस ओपन हो रही है, ठीक। फिर बॉडी पार्ट, और आखिरी में पाइलोरिक पार्ट। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगियल इंस्फिक्टर होता है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं, बाकी और भी काफ़ी चीज़ें पढ़ने के लिए जो कि अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक। तो ठीक है, आपको इतने में कोई प्रॉब्लम होगी तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक।